आज हम लोग का है वेव ऑप्टिक्स का, हम शायद ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा, जिसका नाम है हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि लाइट हमारा डुअल नेचर का होता है, एक तो उसमें रे नेचर होती है और एक क्या होती है, वेव नेचर होती है। ठीक, वेव नेचर होती है मतलब वो वेव बना के आगे की ओर क्या होती है, बढ़ती है। समझ पा रही है? तो जब वे वेव बनाती है तो वहां का पार्टिकल्स, कहां का पार्टिकल्स, वेव का पार्टिकल्स अपने जगह पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक, वहां का पार्टिकल्स क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अब इस एरिया से देखिए, इस तरह से वेव बना के जा रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरा बात को। ठीक, तो इस जगह पे आपका बहुत सारा क्या है, पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे जितनी भी पार्टिकल्स है, तो ये बात फाइनल नहीं होती है कि सब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होगी। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो कुछ पार्टिकल्स आपका ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, कोई पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, कोई ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, कोई ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे अपने स्थान पे। मेरा बात समझ में आया? कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्थान पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे कंपन उत्पन्न होता है। वही कंपन हमारा किसका रूप धारण करता है, वेव का रूप धारण करता है, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करती है, ट्रांसफर करती है वो। ठीक, लेकिन वहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो तो सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा क्या है, पार्टिकल्स है। मेरा बात समझ में आ गया? यहां पे ये पार्टिकल्स है यहाँ, ठीक, तो कुछ पार्टिकल्स आपका इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक, कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, कुछ पार्टिकल्स जो हैं इस डायरेक्शन पे भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में भी क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे पार्टिकल्स। समझ में आ गया? अब इस वाइब्रेट पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, किसी दरवाजा से गुजारने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? दरवाजा से क्या करते हैं, गुजारने का कोशिश करते हैं। अब ये बताइए कि आपको एक हम लाठी पकड़ा दिए, ठीक, लाठी का मतलब समझ में, डंडा, इतना बड़ा का डंडा आपको पकड़ा दिए, इस तरह से आप पकड़ लिए और बोलेंगे कि 2 फीट का दरवाजा में आप घुसिए, आप घुस पाएंगे? नहीं घुस पाएंगे। मेरी बात समझ में आती है? घुस पाएंगे क्या? नहीं घुस पाएंगे। लेकिन वही डंडा को आप इस तरह से सीधा किए तो आप आसानी से घुसेंगे। नहीं समझ में आ गया? तो बताइए कि ये वाइब्रेट जो लाइट कर रही है हमारा डिफाइनेड डायरेक्शन पे, उसको हम अगर किसी दरवाजा, इस दरवाजा से क्या कराएं, पास कराएं, तो क्या ये पास कर पाएगी? कुछ ही पास कर पाएगी। जो इसके डायरेक्शन पे है वो हमारा पास कर पाएगा, लेकिन जो दूसरा डायरेक्शन पे है वो पास नहीं कर पाएगा। जो पार्टिकल्स, ये दरवाजा है, जो पार्टिकल्स इस डायरेक्शन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आसानी से इसमें पार हो जाएंगे? नहीं होंगे पार। लेकिन जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, समझ पा रही है, जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या वो पार्टिकल यहाँ पे वो वेव इसमें पार हो पाएगा? नहीं पार हो पाएगा। मेरा बात समझ पकड़ पाई तुम लोग? तो यहां से जो पार्टिकुलर वेव आपका इधर पार होता है, और पार होने से जो आपको लाइट मिलती है, उसी लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। कि ये आपका एक पर्दा है, मान के चले, अब क्या यूज करते हैं हम आगे चल के बताएंगे। ठीक, अब यहां पे डिफाइनाइट डायरेक्शन पे आपका पार्टिकल्स क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है इस तरह से। ठीक, ऐसे भी कर रही है, ऐसे भी कर रही है, सब तरह से कर रही है, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड में हम कैसे दिखाएं? अब इसको आप इसमें गुजारते हैं, तो गुजरने के बाद में ये जो लाइट है वो किस तरह का लाइट केवल पार होगा इधर, बताइए हमको? केवल इस प्रकार का वाइब्रेशन वाली लाइट आपका इससे पार होगा। बोलिए, क्या दूसरा लाइट पार होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये लाइट हमारा क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, जबकि ये क्या है, हमारा केवल लाइट है। ठीक, ये जो लाइट निकल रहा है ना, ये लाइट है,
और जब हम किसी खास मटेरियल से उस लाइट को गुजारते हैं, जो एक ही डायरेक्शन का हमको क्या मिलता है, वेव मिलता है, वो वेव क्या कहलाती है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए ऊपर और नीचे, ठीक। तो लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में। द फेनोमेनन साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब समझ में आया? चलिए, द फेनोमेनन ऑफ रिस्ट्रैक्टिंग द वाइब्रेट ऑफ लाइट। रिस्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, रोकना। कौन सा लाइट को, वाइब्रेट लाइट को, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन का जो लाइट है, जो वाइब्रेट कर रही है, उस लाइट को क्या कर देगा, वो रिस्ट्राइक कर देगा। एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, और जो उसकी लंबवत है। हमने वहां पे लाठी डंडा का एग्जांपल देके समझाया, किस तरह से आप पूछ सकते हैं। परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और जो परपेंडिकुलर है वो लाइट क्या बनाएगी, आगे की ओर वेव बनाएगी। और वो लाइट किसके नाम से जाना जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया? क्या ये नेचर में ऐसा कोई चीज उपलब्ध है जिससे हम लाइट को पोलराइज कर सकें? तो इसका आंसर है हाँ। एक हमारा नेचुरली एक ऐसा चीज है जिससे हम लाइट को क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, जिसका नाम है हमारा टर्मोलिन क्रिस्टल। क्या नाम है, टर्मोलिन क्रिस्टल। नेचर पे एक ऐसा पदार्थ उपस्थित है जिससे हम लाइट को क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, टर्मोलिन क्रिस्टल एक्ट एज ए पोलराइजर। समझ में आ गया? याद रखेगी ये नाम, क्या नाम है, टर्मोलिन क्रिस्टल। एक ऐसा पदार्थ है जो क्या काम करती है, पोलराइजर का काम करती है। आगे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक। कि आपके पास में अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब समझती है ना, कि उस लाइट का जो पार्टिकल्स है वो डिफाइनेड डायरेक्शन पे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। इस तरह से डिफाइनेड डायरेक्शन पे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ये कैसा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे, पोलराइजर से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, पोलराइजर से। और पोलराइजर क्या काम करता है, जो उसका परपेंडिकुलर होगा सिर्फ वही लाइट को क्या करने देता है, वो पार होने देता है, और बाकी जो डायरेक्शन पे जो वाइब्रेट कर रही है उस लाइट को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक। तो चलिए यहां पे हम लोग गुजारते हैं, यहां पे हम लगा देते हैं पोलराइजर। ये पोलराइजर है, देख लीजिए। ये हम थोड़ा यहाँ पे बड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, एकदम हम लोग का आंख से भी नहीं दिखाई देने वाला, इतना पतला होता है, ठीक ना। चलिए, अब यहां से ये लाइट इसमें क्या करेगी, इंटर करेगी। अब इससे जब ये, इसका नाम क्या है, पहले तो आप लिख लीजिए, पोलराइजर। ये लाइट को इससे पार होगी तो वो लाइट आपको कैसे लाइट मिलेगा, पोलराइजेशन लाइट मिलेगा। ठीक। अब क्या हुआ
कि जब आप इससे अनपोलराइज्ड लाइट को इससे पार किए तो कौन वाला लाइट पार हुआ? केवल इस डायरेक्शन पे जो वाइब्रेट कर रही है वो लाइट पार हुआ। दूसरा डायरेक्शन वाला क्या पार हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता है। तो इससे जब आपका लाइट पास हुआ तो आपको कैसा वाइब्रेट देखने के लिए मिला? इधर और इधर। समझ पाई मेरा बात को? इस तरह का आपको यहां पे लाइट देखने के लिए मिला जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइट हमारा पोलराइज हुआ? क्या मेरा बात समझ में आ गया? अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइट पोलराइज हुआ? समझ पा रही है मेरा बात को? क्योंकि लाइट तो लाइट ही है, आपको थोड़ी दिखाई देगा वहां पे। तो इसको पता करने के लिए हम लोग इसका आगे क्या लगा देते हैं? एनालाइजर लगा देते हैं। ये लाइट यहां पे क्या हो गया? पोलराइज हो गया। इस लाइट को हम क्या कहेंगे? पोलराइज लाइट। ये पोलराइज हो चुका ये लाइट, ठीक। लेकिन ये पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ उसको आप कैसे पता लगाएंगे? उसको पता करने के लिए इसका आगे आपको क्या लगा देना होता है? एनालाइजर लगा देना होता है। समझ में आ गया? चलिए इसका आगे क्या लगा देंगे? एनालाइजर लगा देंगे। समझिएगा पॉइंट को। अभी जो हम एनालाइजर लगा दे रहे हैं, ठीक, वो एनालाइजर का विंडो जो है इसी डायरेक्शन पे बना हुआ है। इसी डायरेक्शन पे इसका विंडो बना हुआ है। समझ पा रही है? तो जैसे ही ये लाइट इससे पार होगी तो यहां पे फिर से आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। इसका क्या मतलब कि आपको इस जगह पे क्या दिखाई देगा? लाइट दिखाई देगा। ये क्या है आपका? एनालाइजर, ठीक। दूसरी कंडीशन आइए समझने के लिए। हमारे पास में फिर से इसी तरह से यही फिगर है, लेकिन इसी फिगर को हम और एक बार बना रहे हैं, आप भी बना लेंगे, ठीक। ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक। इस अनपोलराइज्ड को हम लाइट को किससे गुजारेंगे? पोलराइजर से गुजारेंगे, इस तरह से। ये आपका पोलराइजर है। जब ये लाइट पोलराइजर से गुजरेगी तो आपका केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वाइब्रेट वाला लाइट मिलेगी, है ना? अब यहां पे जो हम एनालाइजर लगाएंगे वो एनालाइजर का विंडो इस तरह से रहेगा। क्या मेरा बात समझ पाई? तो अब एनालाइजर हम इस तरह से लगा दिए तो ये कैसे हो रहा है? इस तरह से हो रहा है। क्या अब इसमें ये पार होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। और नहीं होगा तो इधर आपको क्या लाइट मिलेगा? नो लाइट मिलेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइट क्या है? आपका पोलराइजेशन लाइट है, पोलराइज लाइट है। समझ पाई बात को? डाउट है कहीं पे? अगर इसी को इस तरह से कर देंगे तो लाइट पास हो जाएगा, लेकिन इस तरह से किए तो लाइट पास नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से आप इसमें कैसे भी करके इसको आप नहीं पार कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए उसी डायरेक्शन पे लगाए तो ये लाइट क्या हो गया था? पास हो गया था। और यहाँ पे आपको क्या मिला? लाइट। इसी को आप उल्टा कर दिए तो इधर आपको क्या मिल गया? डार्क मिल गया, मतलब लाइट नहीं मिला। मतलब ये लाइट कैसे लाइट है? पोलराइज लाइट है। अगर सिंपली अनपोलराइज लाइट रहता तो कुछ ना कुछ यहां पे आपको लाइट मिलता। समझ पाई? अब ये सब का भी नाम लिखेंगे। ये क्या लाइट है? हमारा पोलराइज, पोलराइज लाइट है। ये क्या है? एनालाइजर। आपने 3D जो पिक्चर होता है उसको देखें। अब क्या करते हैं? उसका एंगल को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? एंगल को बदले।
एंगल को बदले तो हो सके आपका ये डायरेक्शन वाला लाइट उससे पास हो और आपको दूसरा फोटो दिखाई दे। जब आप ऐसा कर दिए तो वहां पे राधा की जगह में कृष्णा दिखाई देने लगा, तो उस समय ये वाला लाइट पास हुआ नहीं। समझ में आया? एक ही फोटो में 3-4 फोटो दिखाई देता है क्या? नहीं देखा ऐसा? नहीं, घर पे भी लगा होता है। ऐसा करके देखेगा तो दूसरा दिखाई देगा, और थोड़ा सा इधर जाकर ऐसे देखेगा तो दूसरा फोटो दिखाई देता है। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका हमारा एंगल बदल रहा है। नहीं समझ में आया? और एंगल बदलने से जो लाइट हमारा आंख में जो पड़ रही है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पोलराइज लाइट है इस तरह, इसलिए हमको एक फोटो में 3-3 फोटो नजर आता है। ठीक, ये आपका पोलराइजेशन वाला चश्मा मिलता है। समझ में आ गया? कभी 3D हॉल में कभी 3D सिनेमा लगा हुआ हो, ठीक, अगर आप ऐसे आंख से देखेंगे तो आपको दिखने में उतना मजा नहीं आएगा। वो फिल्म, कौन फिल्म? 3D फिल्म। लेकिन आप ये पोलराइजेशन वाला एक एनालाइजर आप लगा के जाइए उसको देखने के लिए, वहां से लड्डू अगर कोई फेंका ना ऐसा, तो हम ही के मेरे जगह आ रहा है ऐसा दिखाई देगा। ठीक, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहां पे आपका आंख में जो वहां से लाइट आ रही है वो सीधे कहां पे पड़ रही है? आपका आंख में पड़ रहा है, क्योंकि वो लाइट को आपका चश्मा आपका आंख में अलाउ कर रहा है और बाकी को रोक दे रहा है। और ऐसे देख रहे हैं तो सब लाइट को आपका आंख में कर रहा है, तो किधर चमकेगा वो ज्यादा, कैसे दिखाई देगा? ठीक, अगर वो चश्मा पहन के देख रहे हैं तो गोली किसी को मारा तो आप वहां से उठ के खड़ा हो देंगे कि अभी गोली हमको लग जाएगी, ऐसा समझ पाता है? अरे मेरी बात समझने के लिए, तो ये तो रही बात हमारा किसकी? पोलराइजेशन की। ठीक, अब इस पोलराइजेशन में एक साइंटिस्ट आए, मालू भाई साहब, मालू स्लो के नाम से जाना जाता है। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम 90 डिग्री, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे ये लाइट हमारा अलाउ हुआ, तो क्या हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके नहीं अलाउ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? जब तक वो एक दूसरे पे टच ना कर जाए तब तक हम इसमें अलाउ हो सकता है। लाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपने देखा है जब टीवी का आपने ब्राइटनेस कम करते हैं तो एक बटन दाबते हैं तो आपका ब्राइटनेस क्या होता है? कम होता है। एक बटन दाबते हैं तो ब्राइटनेस क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? वहां पे क्या लगा होता है? टर्मोलिन क्रिस्टल लगा होता है। जैसे आप बटन दाबते हैं ना तो उसका एंगल क्या होते जाता है? बदलते जाता है। अगर एंगल बदला तो आपका लाइट वहां पे ज्यादा पास नहीं होगी। समझ में आ गया? और ज्यादा पास नहीं होगा तो इधर आपको क्या दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। जैसे जैसे आप ब्राइटनेस का बटन टिपते हैं तो ये वाला एंगल ऐसे होते जाता है। ऐसे हुआ तो लाइट ज्यादा पास हुआ तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया? ब्राइट दिखाई दिया। फिर आपको कम करना है तो और कम किए तो ये वाला इस तरह से सीधे मुड़ा, इस तरह से मुड़ा तो इधर से आने वाली ये लाइट कम पास करेगी। तो कम पास करेगी तो इधर क्या दिखाई देगा आपको? कम चमक दिखाई देगा। समझ में आया मेरे बात? ठीक, और इसको एक्सपेरिमेंट में किसने लाया? मालू। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मालूस लो कहा जाता है। नाम में मत जाइए, साइंटिस्ट है। क्या लग रहा है तुम लोग को? आया समझ में ये? मालूस लो। चलिए हो गया। ये मालूस लो ने क्या प्रूव किया? I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। क्या प्रूव करके दिखाया? I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला इन्होंने क्या किया? प्रूव किया पोलराइजेशन के बेस पे। अभी हमको यही फार्मूला क्या करना है? प्रूव करेंगे। ठीक, चलिए। अकॉर्डिंग टू लाइट, चलिए पहले लिखिए फिर बताते हैं इसको।
ट्रांसमिटेड, MI ना, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर varies directly proportional to amplitude of polarized light। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, ठीक ना। ये इस तरह से क्या किया है, पोलराइज किया है लाइट, ठीक। अगर आप इसका एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे बना है। अगर कोई लाइट इस तरह से वेरी किया है, इस तरह से क्या किया है, होल्ड किया है, तो इसका आपका जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा बताइए तो हमको। इस तरह से मिलेगा, समझ पा रही है, वेव कैसे मिलेगा, ऐसा ही तो मिलेगा। समझ पा रही है मेरा कहने का मतलब कि नहीं समझ पाया। यहां पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ पोलराइजेशन इज, मतलब जो पोलराइजेशन लाइट है वो कहां पे इंसिडेंट होती है, एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो उसका रिजल्ट का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। किस में डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो उसका उतना ही ज्यादा क्या देगा, इंटेंसिटी होगा, ये बोला। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट में, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A स्क्वायर, नहीं पढ़े हैं। तो ये मालूम ने भी वही चीज कहा, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग्स में कहा, पोलराइज लाइट के अकॉर्डिंग्स में कहा कि जिस पोलराइज लाइट का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गया। तो यहां पे देखिए, जब कोई लाइट इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, ठीक, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे वाइब्रेट कर रही है, तो सीधी सी मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा, होगा। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा। तो जो इस तरह से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, जबकि इस डायरेक्शन पे जो वाइब्रेट कर रहा है उसका सबसे कम होगा। ये कहा किसने, मालूस ने। समझ पाई। अब मिटा दे इसको। लेट, यहां पे कुछ चीज को हम मान रहे हैं, ठीक ना। लेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यहां पे हम क्या मान लिए, ए मान लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट को मान लेते हैं ए नॉट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या माने, ए, और एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या माने, ए नॉट माने। समझिएगा। एक चीज तो आपने देखा कि पोलराइज, जब हमारा अनपोलराइज लाइट को कहां पे गुजारते हैं हम लोग, पोलराइजर से गुजारते हैं, तो किसको अलाउ करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है उसको। मतलब ये हुआ कि ये लाइट को अलाउ किया कौन, पोलराइजर। लेकिन मालूस ने क्या कहा कि जैसे जैसे उसका एम्पलीट्यूड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, उसका क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगा। इसका यह मतलब हुआ कि वो एनालाइजर कुछ लाइट को क्या करेगी, अलाउ करेगी, लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया। अब यहां पे समझिएगा कि ये दरवाजा है, इस दरवाजा में आप डंडा को इस तरह से करके आसानी से घुसा सकते हैं, लेकिन अगर इस डंडा को कुछ इस तरह से कर दिए तब भी वो खिसट पिसट के घुस ही जाएगा अंदर, लेकिन ऐसा कर दिए तो नहीं घुसेगा। मेरा बात समझ में आया। इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, ठीक। तो ये आपका डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइट है। अगर आप यहां से इस डायरेक्शन का लाइट ले लेते हैं तो ये भी किसी न किसी रूप से घिसट पिसट के अंदर
पार हो जाएगा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम है। और इसका एम्पलीट्यूड कम है तो वहां पे क्या देगा, ये इंटेंसिटी कम देगी। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब उधर इस कंडीशन में चमक ज्यादा मिलेगा और इस कंडीशन पे कम मिलेगा। ब्राइटनेस कम और ज्यादा किसके करने से, एंगल को बदलने से। ठीक इस तरह से दोनों के बीच में क्या बना, एक एंगल बना। इस एंगल को क्या मान ली हम लोग, थीटा। समझ में आया बात। अब इसको कुछ हम इस रूप में लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इस तरह से लिख लेते हैं। ये लाइट आपका ये हुआ, देख रहे हैं, और ये वाला देख रहे हैं, ये हुआ। क्या मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ पाई, एक बार फिर से बताएं। ये देख रही है, ये ठीक, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये, और ये तो हमारा जीरो है। अगर यहां पे आपका क्या बना हुआ है, थीटा, तो ये क्या है आपका, थीटा। इमेजिनरी लाइन से अगर आप इसको क्या करते हैं, जोड़ दें इस तरह से, तो ये भी आपका क्या बना, थीटा बना। क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होती है, मानना चाहते हैं तो इसको आप ए नोट मान लीजिए, इधर को ए मान लीजिए। ए नोट का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन लाइट। ये पोलराइजेशन लाइट ही तो है, ऐसे वाला नहीं है। हो गया। थोड़ा सा और यहां पे जानकारी देखिए। ये लाइट इंटर कर रहा था क्या उधर, इसको ध्यान से समझिएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन लाइट, एम्पलीट्यूड का मतलब पोलराइजेशन लाइट का एम्पलीट्यूड। तो ये लाइट भी क्या हो रहा था, पोलराइज हुआ, और ये डायरेक्शन का लाइट भी क्या हुआ, पोलराइज हुआ। पार हुआ मतलब क्या हुआ, पोलराइज हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास, ए नोट, तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए नोट होगा। वो भी तो घिसट पिछट के उसमें पार हो रहा है, तो वो भी क्या हुआ आपका, पोलराइज लाइट है। यहां पे कोई पार्टिकुलर के लिए तो नहीं लिखा गया है। क्या मिला, एक एंगल मिला। क्या उस एंगल थीटा के बदले में आप cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा है नहीं, इस थीटा के बदले में आपने क्या लिखा, cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला, a बाई ए नोट मिला। ठीक, समझ में आया होगा बात। नहीं आया समझ में, आया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डाले ना आप, चलिए। और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, ए नॉट cos ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर दें, स्क्वायर कीजिएगा। अगर दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलने वाला क्या है, बताइए हमको, ए स्क्वायर इक्वल टू ए नोट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। आप जानते हैं, वी नो दैट I is directly proportional to the, जानते हैं, yes, sir. ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। I is directly proportional to the a स्क्वायर। हमने पढ़ के रखा है ये कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस में। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो क्या आपको मिलेगा, ए स्क्वायर बाई ए नोट का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, नहीं मिलेगा। तो ए स्क्वायर के बदले में आई, और बाई ए नोट का स्क्वायर के बदले में आई नोट इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और आई इक्वल टू आई नोट cos स्क्वायर थीटा। दिस इज ए मालूस लॉ।
इसमें एंगल की बात करें तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, वो एंगल होता है आपका 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अगर आपको आधा चमक चाहिए तो वो एंगल होता है 45 डिग्री। समझ में आया? 45 डिग्री से जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते जाएंगे आपको चमक ज्यादा मिलते जाएगा, और 90 से घटाते जाएंगे आपको चमक कम होते जाएगा, क्योंकि 45 के बाद में एंगल को घटा दीजिएगा तो वहां पे लाइट फिर नहीं घुस पाएगी। समझ पा रही है? इस तरह से आपने डंडा को इतना बांध करके घुसाया था और थोड़ा सा ऐसा कर देगी तो घुसा पाएगी? नहीं घुसेगा दरवाजा पे, क्योंकि उतना चौड़ा दरवाजा नहीं है। ठीक, एक इधर लिखें, इधर लिखते हैं, इधर है ना, ये प्रूव हुआ। इधर ये प्रूव हो गया, ये लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव। चलिए, इफ पोलराइज लाइट कितना? हाफ का मतलब आधा। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नहीं समझ में आया? 90 का आधा। हो गया। तब क्या मिलेगा आपको? आई बाई आई नॉट इक्वल टू 1/2। सीधे लिखो ना। नहीं समझ में आया? आया होगा कि लिखिए, समझ में आ गया होगा, आ गया। तब क्या लिख सकते हैं? और आई बाई आई नॉट इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा था, थीटा की जगह में 45 डिग्री। कोस 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। तब क्या लिखेंगे? आई बाई आई नॉट इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, क्या मिला? आई बाई आई नॉट इक्वल टू, इधर गया, इधर है। समझ में आया कि चमक हमारा कहां से कहां वेरी करता है? 45 से 90 डिग्री में। कि ब्रेस्टर्स ने क्या कहा कि जब आप इंसिडेंट रे को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं, तो इसमें दो प्रकार की घटनाएं घटती है। एक हमारा रिफ्लेक्शन भी होता है और एक रिफ्रैक्शन भी होता है। दोनों घटनाएं एक साथ घटती है, ये कहा उन्होंने। समझ पा रही है मेरा बात? जो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, वो लाइट रिफ्लेक्शन होती है, जबकि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है। ये किसने कहा? ब्रेस्टर्स ने कहा। और एक बार समझाएं, समझा देते हैं। देखो, दो मीडियम हमारे पास, ठीक, ये हमारा मीडियम 1, ये मीडियम 2। जनरली भाषा में आप क्या जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे आती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है, और इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये आपने सीखा। लेकिन ब्रेस्टर्स ने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरणें को एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे क्या कराते हैं? हम खोल कराते हैं, तब प्रकाश की कुछ किरणें रिफ्लेक्ट होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है। दोनों घटनाएं एक साथ घटती है। किसने कहा? ब्रेस्टर्स ने कहा। रिफ्लेक्ट भी हुई और रिफ्रैक्ट भी हुई, अपवर्तन भी हुआ और परावर्तन भी हुआ एक साथ में। समझ में आ गया? तो यहां पे जो रिफ्लेक्ट हुई वो लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, जबकि जो लाइट इधर रिफ्रैक्ट हुई वो लाइट पार्शियली पोलराइज्ड है। मतलब ये आधा तरीका से पोलराइज हो चुका है और ये पूरी तरह से पोलराइज हुआ है।
ये उन्होंने कहा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेस्टर्स का नियम कहा जाता है। क्या बात समझ में आई? चलिए डालिए टॉपिक ब्रेस्टर्स लो। 3 नंबर की ये क्वेश्चन पूछा जाता है। BREWSTER ब्रेस्टर्स ना लो। According to this law, लिख ली, इसको समझाते हैं हम। देखिए, according to this law, when unpolarized incident at polarizing angle, अनपोलराइज्ड किस एंगल पे फॉल होता है, किस एंगल पे इंसिडेंट होता है, पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होता है। अब इस पोलराइजिंग एंगल को हम क्या मान लिए हैं, आईपी माने हैं, ठीक। ऑन इंटरफेयर्स सेपरेटली यार फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहां पे हम गिराएंगे एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे, तब क्या बोल रहे हैं, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो हमारा लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इज फुल्ली पोलराइज्ड। वो लाइट क्या होगा आपका, फुल्ली पोलराइज होगा। कब होगा, उसने कंडीशन भी बताया, जब आपका म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, NIP के बराबर होगा, तब ये संभव है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? हो गया? लिखिए यहां पे, दिस रिलेशन आर नोन एज ब्रेस्टर्स लॉ। दिस रिलेशन आर नोन एज ब्रेस्टर्स लॉ। हाँ, इस संबंध को ब्रेस्टर्स लॉ कहा जाता है। कौन संबंध को, म्यू इक्वल टू 10IP, म्यू इक्वल टू 10IP। हो गया? चलिए, बनाइए फिगर। ये लाइट का मतलब आपको समझ में आया? ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड, और ये फुल्ली पोलराइज्ड। यहां पे केवल पॉइंट दिए है, इसका ये मतलब हुआ कि ये इस तरह से है, उधर है और इधर है, ठीक। समझ पाई वहां पे पॉइंट का मतलब, एक उधर है और एक इधर। लिखेंगे प्रूफ। चलिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। 8.A, 8.A, ये देखिए पॉइंट ए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, आपको पता है स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। चलिए, ध्यान से देखिए, ये आई आईपी के बराबर है, तो ये आर किसके बराबर, ये आई किसके बराबर, आईपी के बराबर, तो आर किसके बराबर। तो यहां से देखिए, ये एंगल आपका कितना है, ये यहां से यहां 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका क्या है 90, तो यहां से यहां ये कितना 90, तो ये एंगल आईपी, तो यहां से आप घटाइएगा ये एंगल को, तो ये आपका क्या मिलेगा 90 माइनस आईपी। अगर ये एंगल 90 माइनस आईपी मिला, तो ये एंगल भी आपको क्या मिलेगा 90 माइनस आईपी मिलेगा। तब म्यू इक्वल टू साइन आई के बदले में क्या लिखेंगे आईपी, और साइन आर के बदले में क्या 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। क्या इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, ये कहां से आया आपका। चलिए एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां से ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल दिखाई दिया,
कितना डिग्री? 180 डिग्री है या नहीं है? अब इस 180 डिग्री में ध्यान से देखिए आपका कौन कौन सा एंगल है? IP प्लस 90 प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? नहीं समझ पाई? समझ पाई। तो IP प्लस R इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री और IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री और R इक्वल टू 90 डिग्री माइनस IP। नहीं समझ में आया? आया। लिख भी लो इसको, लीजिए, हो गया। चलिए इधर और म्यू इक्वल टू साइन IP, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, इस टर्म पे है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा मतलब कोस IP। साइन बाई कोस इक्वल टू 10, साइन बाई कोस इक्वल टू 10। तो आप क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल टू साइन बाई कोस के बदले में 10 IP। क्या ये वैल्यू मिला आपको? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था। एक छोटा सा टॉपिक, पोलराइजिंग एंगल किसको कहते हैं? पोलराइजिंग एंगल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का वो एंगल जहां पे रे ऑफ लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाए। यहां पे केवल फुल्ली पोलराइज लाइट केवल रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहां पे कुछ एंगल मिला है कि नहीं मिला है? तो यही एंगल क्या कहलाती है? पोलराइजिंग एंगल कहलाती है। लिखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट of which the reflected light, which the reflected light is completely polarized, that angle are known as पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल लिखना चाहते हैं तो लिख दो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IP। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IP। दिखाई दे रहा होगा आपको IP। हो गया। इसका एप्लीकेशन 3D सिनेमा, ठीक।